बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, दो तीन बहुत अहम बातें आज इस प्रोग्राम में होंगी और जो गेस्ट हैं मैं उनका भी आपसे तारुफ कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ एक सियासी खबर जो है वो आपसे शेयर करूँ। खबर तो आप तक पहुँच चुकी होगी। आमिर खान जो 1992 में MQM के एक एक्टिविस्ट को मारने के जुर्म में जेल में थे, उन्हें रिहा किया गया। जैसे कि आप जानते हैं आज वो 9-0 गए और वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद हैं, उन्होंने वहाँ खिताब किया और वहाँ खिताब के दौरान वो तमाम लवाहिकीन भी मौजूद थे जिनके लोग जो हैं 92 के ऑपरेशन में और उसके बाद जो आप जानते हैं कराची में तसलसल से हालात ख़राब रहे, हकीकी कैसे बनी, कैसे उनको इस्तेमाल किया गया, कैसे लोगों को मारा गया, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब के भतीजे को, भाई को भी मारा गया। उन सब के लवाहिकीन से आमिर खान ने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि ये कहा है कि वो हकीकी को डिसबैंड करते हैं और अब ताहयात जब तक उनकी ज़िंदगी है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अदना रुकन की तरह गुजारेंगे। माफ़ी का हक़ अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लवाहिकीन को दिया जिन्होंने उसी सेशन के दौरान उनको माफ़ भी किया और ये एक मैं समझती हूँ सिंध और कराची के लिए ख़ास तौर पर ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि हकीकी को ख़त्म करना है। हकीकी के लोग अगर वापस चले जाते हैं और ये भी आमिर खान ने कहा कि 92 से अब तक होने वाले जुराइम जितने भी हैं वो उस पर शर्मिंदा हैं और जो कुछ यहाँ दहशतगर्दी होती रही या कत्लो गारत होती रही या आपसी दुश्मनी निकाली गई जिसमें कि मासूम लोग और वर्कर्स मारे जाते रहे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने कबूल की। ये बहुत बड़ी बात है और अगर ये हो जाता है, ये हो गया है और सुकून से ये तमाम मामलात चलेंगे तो कराची शहर में एक ऐसी जो दहशतगर्दी की लहर थी इसकी वजह से और एक जो डर और खौफ था और वो जो दिल टूटे हुए थे वो जुड़ेंगे और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा शहरियों को। इसके लिए कराची के लोग आज बहुत खुश हैं और इस खुशी का ज़ाहिर खराज तहसीन पेश करना चाहिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी और हकीकी के लोगों को भी और आमिर खान साहब को भी जिन्होंने ये राह अपनाई, बिकॉज इससे शहर का बहुत भला होने वाला है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इन द कमिंग वीक्स हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आने दे MQM की, वो क्या कहते हैं। राब्ता कमेटी ने, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, दीगर सब लोगों ने उनको माफ़ कर दिया। नाज़रीन, आप आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मैंने बहुत गौर व फिक्र किया, बहुत सोचा, मैंने बहुत सारे लोगों के बयानात भी सुने, लेकिन PNS मेहरान का वाक़या जो है उसने हमें इतनी शिद्दत से हिला दिया है कि ना सिर्फ बहरूनी आवाज़ें उठ के आ रही हैं बल्कि अंदरूनी आवाज़ें जो हैं वो भी ये कह रही हैं कि 4 होस्टेज या 10 टेररिस्ट या 4 टेररिस्ट एक पूरे मेहरान बेस को कैसे काबिज कर सकते हैं। 16 घंटे तक वो कैसे काबिज रहे, वो कैसे पूरा रनवे चल के गए, ये कैसे हो सकता है। ये समझ और अकल से बालातर है, सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि ये कैसे होगा कि अगर कोई इनसाइड जॉब ना हो। और माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई ना कोई अंदर से टिप ऑफ कर रहा था। उन्होंने अमरीकियों को होस्टेज रखा, उन्होंने अपना हदफ अचीव किया, 7 अरब का नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की नेवी को और अब पाकिस्तान के नेवी की जो कैपेसिटी है उसके पास इन औराइन तैयारों के जाने के बाद, इसको उड़ाने के बाद उनको काफ़ी हद तक इस अनफॉर्चुनेटली कमज़ोर करने की कोशिश की है, जिसमें दहशतगर्द कामयाब हुए। ये कैसे कामयाब हुए, क्यों कामयाब हुए, इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी बड़ा सख्त बयान आया है। दूसरा, हमें हैरानी इस बात की है कि वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार साहब का कोई पता नहीं, उनकी तमाम ड्यूटीज़ लगता है रहमान मलिक साहब ने संभाल ली है, इसलिए कि मफामत के साथ साथ आप वो दिफा के भी इंचार्ज हो गए हैं। नेवी पे हमला हुआ, 2 मई का वाकया हुआ, दहशतगर्द पकड़े गए, PNS मेहरान जैसा वाकया हो गया, लेकिन अहमद मुख्तार साहब का कोई पता ही नहीं कि वो कहाँ है। बहरहाल कौमी सलामती की पॉलिसी कौन बना रहा है, इनको कितना गर्ज है कौमी सलामती से, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ फॉर्मर फेडरल फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद ब्रेक लेंगे और दीगर गेस्ट से आपका तारुफ कराऊंगी। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। शाह साहब, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Okay, thank you very much, शाह साहब, for joining me. जैसे मैं कह रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब, मुझे क्या पूरी कौम इस बात पे हैरान है। I mean, like वी आर शॉक्ड
یہ جو کچھ اس خطے میں ہو رہا ہے اور خاص طور پہ جس طرح پاکستان کے ساتھ پریشر ڈیولپنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں اور جس طرح ایک ہیجمنی امریکن واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور پارلیمنٹ بے بس نظر آ رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے اس پہ بہت بولا ہے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے، آپ نے یہاں تک کہ استعفیٰ بھی دیا، آپ نے دوسری وزارت بھی نہیں لی. سو ہو از ریسپانسبل؟ گورنمنٹ آف دا ڈے از ریسپانسبل. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ملک بیچ دیا ہے. دیکھیے ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ تو ذمہ داری تو منتخب حکومت کی ہوتی ہے نا. اب اس وقت جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، تو ہی از اکاؤنٹیبل. وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں. پارلیمنٹ نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی ہے، آج اتنے روز بیت گئے، اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ابھی اس کی کمپوزیشن ہونی باقی ہے، اس کے ٹرمز آف ریفرنس ابھی تک طے نہیں ہوئے، اور اس کا ایک پوری اس کی تصدیق ہو رہی ہے پوری پارلیمنٹ کی. اور ایک متفقہ قرارداد جب آپ نے پاس کی ہے تو سوچ سمجھ کے چاہیے تھی، اور اگر آپ اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو آپ کو اس حد تک جانا نہیں چاہیے تھا. جب پرائم منسٹر ایز چیف ایگزیکٹو خود اس قرارداد کو اسمبلی میں پیش کرتے ہیں تو پھر یہ پراپرٹی آف دا ہاؤس ہے، اور وہ ایز لیڈر آف دا ہاؤس ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا کنٹروورشل سوال ہو سکتا ہے، لیکن یہ صدر صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جی فرسٹ نیوکلیئر کیپیبلٹی سٹرائک ہم کبھی استعمال نہیں کریں گے، اور یہ انہوں نے کیا فورن آفس کی مرضی کے بغیر، انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، بھارت میں کچھ لوگوں سے، ایڈیٹرز سے اور دیگر بزنس مین سے بات کرتے ہوئے، جو کہ بہت بڑی خبر بنی. حال ہی میں وکی لیکس سے واضح طور پر یہ سامنے آیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بیان پر خوش نہیں تھی. کیا ہمیں یہ بھی درست خبر ہے کہ صدر مملکت سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نیوکلیئر ایسٹس کی ضرورت نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو بیان تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ تجربہ کاری میں دیا ہو، کیونکہ وہ پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس کے برعکس تھا. ایک نمبر دو، جہاں تک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کی وجہ سے اس خطے میں کوئی نئی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور امکان یہ ہے کہ کیونکہ دونوں طرف یہ ایک ڈیٹرنٹ موجود ہے تو جنگ اب ایک آپشن نہیں ہے. اور تبھی میں بھی کہتا رہا اور پاکستان بھی کہتا رہا کہ ہندوستان کو اور پاکستان کو بالآخر بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کے اپنے مسائل کو سلجھانا ہوگا گفت و شنید کے ذریعے. اور یہ جو ایک ڈیٹرنٹ ہے اس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے، کیونکہ کنونشنل سپریورٹی ہندوستان کی ہم پر بڑی واضح ہے، اور ہم اس سے بالکل کنارہ کش نہیں ہو سکتے میری رائے میں. شاہ صاحب میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ تھوڑا سا فرما دیجیے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اس پر کیا اب تک کوئی اہم اجلاس وزیر اعظم کو نہیں بلا لینا چاہیے تھا؟ پی این ایس مہران کے واقعے کی کیا اہمیت ہے اس ملک میں؟ مطلب ہمارے لیے یہ کیا کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ انہوں نے ہمارے اربوں روپے کا نقصان کر دیا، طیارے اڑا دیا، اپنا ہدف کمپلیٹ کر لیا، لوگوں کو سیکیورٹی خدشات ہونے لگے ہیں. نیٹو کے چیف جو کل بیان دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. سو واٹ ایگزیکٹلی شوڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان ڈو؟ دیکھیے اس وقت بہت سے جو پاکستان میں سنجیدہ عناصر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس سارے معاملے کو بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے. پہلے آپ کا 2 مئی کا واقعہ ہوتا ہے ایبٹ آباد کا، ابھی قوم اس شوق سے ریکور کر نہیں پا رہی، تو ایک کراچی کا سامعہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس سے جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہیں وہ تو بہت ہی پریشان کن ہے. دیکھیے مثال کے طور پر آپ کے بڑے ذمہ دار حضرات کہتے ہیں کہ 6 دہشت گرد تھے، ایک وزیر فرماتے ہیں کہ 4 تھے، ایک بڑے سینئر آفیشل کہتے ہیں کہ 6 تھے، اور جو محکمہ ہے وہ ایف آئی آر کٹواتا ہے 12 کے خلاف. تو یہ جو اتنے تضادات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آج بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی لیپس نہ تھا، تو اگر یہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے تو پھر سیکیورٹی لیپس ہوتا کیا ہے یہ قوم جاننا چاہتی ہے. ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان چیزوں کو مزید جو ہے نہیں چھپایا جا سکتا. اور اگر قوم کے اعتماد کو بحال کرنا ہے، قوم کو آپ چاہتے ہیں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، تو پھر آپ کو سچ بولنا ہوگا اور لوگوں کو حقائق بتانے ہوں گے. ہاں
हमसे गलतियां हुई हैं, हाँ हमारी कमजोरियां हैं, उनका एतराफ करते हुए हमें यकजहती से आगे बढ़ना होगा और इस्लाह करनी होगी, और अगर कमजोरियां हैं तो उनको दूर करना होगा। मिसाल के तौर पे जब 9/11 हुआ तो उसके बाद उन्होंने, अमेरिका ने पूरे अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को, अपने सिस्टम को, अपने एसओपीज को रिवाइज किया। जब भारत का वाकया हुआ मुंबई का, तो उसके बाद उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस वर्किंग को, ऑपरेशंस को उन्होंने अक्सर नौ उसका जायजा लिया और उसकी जो खामियां थी उनको दूर की। अगर हम एतराफ ही नहीं करेंगे तो अपनी खामियां दूर कैसे करेंगे? शाह साहब, ये एतराफ तो आप क्या समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को करना होगा या गवर्नमेंट ऑफ द डे को करना होगा? दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये अहमद मुख्तार साहब जो हैं वो अभी भी वजीर हैं? अहमद मुख्तार साहब इस मुल्क के वजीर दिफा हैं और इस वक्त लोग बिल्कुल जानना चाहते हैं तो कि दो अहम वाकयात गालिबन मुल्क से बाहर हैं, गालिबन मुल्क से बाहर हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि दो अहम वाकयात हुए हैं जिसमें हमारे वजीर दिफा ने एक बयान, एक नुक्ता नजर पेश नहीं किया। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफिशियल का काम नहीं होता बात करना। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल इलेक्टेड लोग होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, और जब मैंने सिविलियन जिम्मेदारी तो शाह साहब, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम क्या उम्मीद रखें? अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पूरे मुल्क को सिर्फ रहमान मलिक ही चला रहे हैं। अब देखें, इतने संगीन वाकयात पर भी अगर वजीर दफा मुल्क से बाहर हैं तो उनको किस लिए वजारत दी हुई है पीपल्स पार्टी ने? मैं समझता हूँ कि रहमान मलिक साहब पर इतना बोझ न डाला जाए जितना वो उठा ना सकें। देखिए ना, इस वक्त वो वजीर दाखिला का काम भी कर रहे हैं, वजीर खारजा का काम भी कर रहे हैं, वजीर दिफा की जिम्मेदारी भी उनको सौंप दी गई, तो बोझ जरा ज्यादा हो जाएगा। That is very unfortunate, but शाह साहब थैंक यू वेरी मच। आपने कहा रिविजिट जरूरत है, रिविजिट करने की बहुत जल्द जरूरत है, एंड वी शुड डू दैट। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद मुझे 3 बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। वो कैसे देखते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की इन बातों को, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि जो भी बातें की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा रिविजिट करने की जरूरत है, रिविजिट किया जाए। उन्होंने कहा जी रेजोल्यूशन की धज्जियां उड़ा दी हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरी बात, बयानों में इतना ज्यादा तजाद, कोई कहता है 6 दहशतगर्द थे, कोई कहता है 4 दहशतगर्द थे, कोई कहता है 10 दहशतगर्द थे। भाई जितने भी दहशतगर्द थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने सीरियस कहा है सिक्योरिटी लैप्स है, नो डाउट दिस इज अ सिक्योरिटी लैप्स। और उन्होंने ये कहा है कि नेवी बेस की नेवल बेस मिलिट्री डिफीट ही हुई ना एक तरह से। भाई 10, वो भी ये पूछ रहे हैं कि 10 दहशतगर्द के या 4-5 जितने भी थे, वो हजारों फौजियों को कैसे उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था। वसीम अख्तर साहब, फॉर्मर होम मिनिस्टर, मेंबर नेशनल असेंबली, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वसीम, अस्सलाम वालेकुम। एंड रजा हयात हिरात साहब, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साबिर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन करना था, वो ट्रैफिक में फंस गए। वसीम, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। शाह साहब ये कह रहे हैं कि इस रेजोल्यूशन की धज्जियां आप लोगों ने उड़ा दी हैं, बिकॉज सॉवरन पार्लियामेंट है। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते थे तो फिर ये क्या जरूरत थी इतनी लंबी 11 घंटे कहानियां बनाने की और लिखने की, ये वो। दूसरा, और ये रेजोल्यूशन के बाद भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आपके सामने पेश भी हुई, बट उसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना 2 मई के वाक़ये की, ना इस PF जो मेहरान में हुआ। कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी? जहाँ तक शाह साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ वो भी इसके हिस्सेदार थे। हमने नहीं उड़ाई धज्जियाँ, नहीं, पूरे पार्लियामेंट की बात करें, he wasn't talking about you। उन्होंने कहा हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, और हुकूमत वक्त में उन्हीं की पार्टी अव्वल नज़र आती है, तो ऐसा है। अब तो हर चीज़ जो फैक्ट्स हैं वो सबके सामने आ रहे हैं ना, सबके सामने हैं। जिस बयान का जिक्र किया आपने अल्ताफ भाई के, तो उसमें सब सच्चाई है, कोई सियासी चीज़ नहीं है, हर चीज़ फैक्ट्स पे है कि चंद लोग दहशतगर्द